सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है और जो आपका 27 सितंबर को होगा सेकंड पेपर। इसके कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं, विगत वर्षों में आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बस एक बार आप इनको देखते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। केवल आपको रिवाइज़ करना है और बहुत मैराथन स्पीड में आपको रिवाइज़ कराएंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं। अगर कोई मित्र हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते, हमारी समझ में बात नहीं आती, जो कि खर्च भी कुछ नहीं आता है। चलो खैर, कोई बात नहीं। हमारा काम है आपको शिक्षा देना और आपका काम है उसके बदले में फ़ीडबैक देना। अगर आप चाहते हैं तो आप फ़ीडबैक मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। चलिएगा, तो सबसे पहला प्रश्न आज आपके सामने रख रहा हूँ। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या व नाम बताइए, है ना। संख्या व नाम है यहाँ पर, वह नाम बताइए। देखिए, कक्षा 2 जो होती है ना, उसमें केवल 2 पुस्तक हैं मेन, ठीक है। 3 पुस्तक हैं, जैसे कलरव है, एक कलरव होती है। कलरव जो कहा जाता है वो हिंदी की बुक को कहा जाता है। गिनतारा हमारा गणित कहलाता है। और इसके अलावा रेनबो जो होती है वो अंग्रेजी की बुक होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 बुक हो जाती हैं। साथ में इसके 2 वर्कबुक और होती हैं। तो वर्कबुक एक कलरव की होती है, ये इन दोनों की भाषा गणित की होती है, और एक रेनबो की होती है और एक गणित की होती है ना। गिनतारा की होती है और भाषा और कलरव की होती है, गिनतारा की होती है, रेनबो की, तीनों की होती हैं वर्कबुक भी। लेकिन जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो यही होती हैं तीनों, ठीक है। तो इससे पहला एक जो हम दे चुके हैं ना वीडियो, आप उसको डीएलएड 4th सेमेस्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ जा कर के सीन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो हम अपने जो व्हाट्सएप पर भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप व्हाट्सएप पर नहीं चाहते हैं ना, तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम पर आप अपने इसी नाम से जाएँ, कैरियर प्लस के नाम से टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिएगा, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, जब पाठ्य पुस्तकों का विकास किया जाता है तो उसमें विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। जब कोई भी पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए तो उसमें ध्यान क्या रखना चाहिए, बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं, जो चित्र होते हैं एवं उदाहरण जो दिए गए हैं, वे जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है आवश्यकता अनुसार दिए जाने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सामग्री उसके अंदर लगाई जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ आ रहा होगा। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। सामान्य विद्यालय जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनमें कौन कौन से टाइम टेबल बनाए जाते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के टाइम टेबल बनाए जाएंगे। एक कक्षा अनुसार बनाया जाएगा और एक अध्यापक अनुसार बनाया जाता है। मतलब किस क्लास में कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, एक तो इस प्रकार से बनेगा, और एक अध्यापक के अनुसार बनता है कि अध्यापक कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। एक क्लास का बन गया सभी का, किस किस क्लास में कौन कौन से पीरियड लगेंगे और उसमें किस किस टीचर के पीरियड लगेंगे। इस प्रकार से टाइम टेबल बनाया जाता है। लेकिन अब जो है मिशन प्रेरणा की तरफ से, जो एक मिशन प्रेरणा चला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, मिशन प्रेरणा की तरफ से ही समय सारणी बन कर के आती है। उसी के आधार पर हमें अब जो है शिक्षण कार्य कराना होता है क्लास में जा कर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। अगर हम बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराते हैं तो उसका क्या उपयोग है, ठीक है। उपयोगिता, उपयोग क्या है, ठीक है। देखिए, बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, इसकी उपयोगिता क्या बताई गई। जब हम बच्चे से कोई कार्य प्रोजेक्ट के रूप में कुछ कार्य कराते हैं, उससे बच्चे के अंदर क्या आत्म प्रेरित होता है। बच्चा किसी कार्य को स्वयं करने की उसके अंदर क्षमता बनती है, क्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है। उस कार्य को करने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। साथ ही साथ बालकों में सृजनात्मकता बढ़ती है। मतलब किसी कार्य को करने के प्रति बच्चे के अंदर उत्सुकता आएगी, उस कार्य को करने का कॉन्फिडेंस भी बच्चे के अंदर आता है जब हम कोई प्रोजेक्ट कार्य बच्चे से लेते हैं या कराते हैं,
ठीक है, ये प्रश्न सन 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सन 2017 में आ चुका है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है। देखिए अभी तो हमने समझा कि समय सारणी कितने प्रकार की स्कूल में बनाई जाती है, तो एक तो बनाई जाती है कक्षा के अनुसार, एक बनाई जाती है अध्यापक अनुसार। अब बात आ जाती है कि ये बनाई क्यों जाती है। इसका कारण क्या है कि विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता पड़ती है। हम बिना समय सारणी के, बिना टाइम टेबल के क्यों नहीं पढ़ा सकते ना, ये हमें समझना है। तो क्यों बनाई जाती है, आप अब इसको समझेंगे भली भांति। देखिए समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का पता चलता है। अब हम बात को समझ गए होंगे, अपनी भाषा में समझेंगे। देखिए समय सारणी इसलिए बनाई जाती है कि जो विद्यालय का टोटल वर्किंग टाइम है उसको डिवाइडेशन करना, किस समय में क्या क्या पढ़ाया जाना है, उसमें अवकाश का समय क्या होगा, मध्य अवकाश कब होगा और फुल अवकाश कब होगा, किस समय से कक्षाएं आरंभ होंगी, किस समय पर असेंबली होगी, इन सभी का समय समय का विभाजन कर देना। साथ ही साथ विद्यालय में किस विषय को किस समय में पढ़ाया जाएगा, उस विषय के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, इसका डिवाइडेशन करना। कौन टीचर किस सब्जेक्ट को किस कक्षा में किस समय में पढ़ाएंगे, इसके लिए समय सारणी बनाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो टीचर्स हमारे विद्यालय में हैं और विद्यालय में जो जो कार्य, जैसे कि मिड डे मील का कार्य हो गया, डिसिप्लिन का कार्य हो गया, असेंबली कराने का कार्य हो गया, तो इस प्रकार से साथ ही साथ रजिस्टर कंप्लीट करने का कार्य हो गया। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर कोई क्लरिकल का जो कार्य होता है वो सब शिक्षकों को करना होता है, वहाँ पर कोई क्लर्क नियुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के सभी जो विद्यालय कैंपस से संबंधित कार्य होते हैं, इन सभी कार्य को टीचर ही कंप्लीट करते हैं, तो उसको समय सारणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सन 2017 में क्वेश्चन आपका आया था मित्रों, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। आपको पर्यवेक्षण का अर्थ बताना है, पर्यवेक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर इसको समझेंगे। देखिए पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सुपरविजन। अब जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि। देखिए सुपर विजन, सुपर का मतलब होता है बिल्कुल उच्च, बहुत बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है ना, और विजन मीन्स क्या होता है, दृष्टि। तो उच्च दृष्टि जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके, मतलब एक ऐसी उच्च दृष्टि जो विद्यमान विकास को, जो उस समय पर विकास चल रहा है, उस विकास को गति प्रदान कर सके, उसे सुपरविजन या पर्यवेक्षण कहा जाता है। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षा के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का, इस तत्वों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य मतलब सुपरवाइजर का कार्य, जो पर्यवेक्षण करने के लिए आता है उसको पर्यवेक्षक कहा जाएगा। कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है। मतलब जो विद्यालय में कुछ समस्याएं हैं उसमें सहायता प्रदान करना। साथ ही साथ पर्यवेक्षक का कार्य होता है विद्यालय में मार्गदर्शन करना, ना कि उनका कार्य निरीक्षण करना होता है। ठीक है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो ये होता है पर्यवेक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। अब इसको समझेंगे, समेकित शिक्षा किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आ चुका है। देखिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क मतलब फ्री बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा मतलब सम का मतलब होता है बराबर, है ना, आवेश, परिवेश, मतलब सभी बच्चों को एक जैसा समान परिवेश उपलब्ध कराना। जो बच्चे सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, बालक और बालिकाओं को सामान्य बच्चों की भांति उनको भी शिक्षा पूर्ण कराई जाती है। ठीक है, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 2017 में आया था ये प्रश्न भी, इसको भी आप देख लें। डाइट मेंटर कौन होते हैं। डाइट के मेंटोर बनाए जाते हैं कुछ लोगों को, कुछ जो डाइट के प्रवक्ता होते हैं उनको डाइट मेंटोर बनाया जाता है। तो डाइट मेंटोर कौन होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। ये प्रश्न दो हैं, एक 17 में आया, दूसरा 18 में आया। ठीक, दोनों प्रश्न अलग अलग प्रकार से आए हैं, तो कोई सा भी प्रकार से आ सकता है प्रश्न। कौन डाइट मेंटर कौन होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, परिचय भी पूछा जा सकता है उनका, साथ ही साथ उनके कार्य क्या होते हैं ये भी अलग से पूछा जाता है।
ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाई को निस्तारण करते हैं। कौन? जो डाइट मेंटोर होते हैं। मेंटोर का मतलब होता है गाइड, एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, है ना, जो हमें मार्गदर्शन कर सके। तो इसमें क्या होता है, डाइट की तरफ से कुछ जो प्रवक्ता लोग होते हैं, वहाँ पर शिक्षक होते हैं, उनको मार्गदर्शक बना करके विद्यालयों में भेजा जाता है और वे वहाँ पर शिक्षण संबंधी कार्य करके वहाँ पर जो कठिनाइयाँ आ रही थी किसी भी शिक्षण कार्य में, उनका निस्तारण करते हैं। वे डाइट मेंटोर कहलाते हैं। ठीक है। अब इनके दो कार्य क्या क्या होते हैं, कार्य को समझ लेंगे। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। इसको समझेंगे। विद्यालय भ्रमण, ये विद्यालय में जाएंगे, विजिट करेंगे और उनका द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन, जो वहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका संकलन करना, मतलब उनको एकत्रित करना तथा उनका विश्लेषण करना। और क्या करेंगे, उनका एनालिसिस करते हैं कि इन जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, इनका समाधान कैसे निकाला जाए और उसके बाद में वे उनकी समस्याओं के समाधान का उपाय भी देते हैं। ये कार्य होता है डाइट मेंटोर का। नंबर 2, खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। अब इसका आशय ये है कि जो विद्यालय में खेल गतिविधियाँ भी कराई जानी चाहिए शिक्षण कार्य के साथ साथ, तो ये भी सुनिश्चित किया जाता है इनके द्वारा कि शिक्षण सामग्री, जो टीचिंग एड्स होते हैं, उनका भी विद्यालय में प्रयोग किया जाए और बच्चों को खेल गतिविधियाँ भी कराई जाएं। इनका भी ये विद्यालय में जाकर के बताते हैं। साथ ही स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। ये भी सिखाया जाता है इस विद्यालय में जाकर के आदर्श पाठ कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसके बारे में ये वहाँ जाकर जो उपलब्ध सामग्री होती है उन सब का इस्तेमाल करके बताते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ डाइट मेंटोर का कार्य ये भी होता है कि जो समुदाय है, जहाँ से हमारे बच्चे आते हैं, जिस समुदाय से हमारे बच्चे आते हैं, उन समुदाय का विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। अर्थात जो विद्यालय है ना, विद्यालय के प्रति उनका जब आकर्षण होगा, उससे क्या होगा, हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा दी जाए, इसके प्रति वे समुदाय में जाकर के चेतना जागृत करते हैं। ठीक। ये होते हैं डाइट मेंटोर के कार्य। तो ये वे हमारे आज का एक टॉपिक। आज आपको जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए वन लाइनर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं और आप टेलीग्राम पर जाकर के कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको PDF वहाँ से कंटिन्यू मिलते रहें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक। और सभी वीडियो जो पुराने आपके हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा सकते हैं, वहाँ पर हमने उनका लिंक भी दे रखा है, जाकर के वहाँ से आप अपने सभी वीडियो को सीन भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए चाहते हैं अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।